रोशनी का कारवां। इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता हैं राजीव गांधी फाउंडेशन, टेक महिंद्रा फाउंडेशन और स्कोर फाउंडेशन। रोशनी जो करती है अंधेरे को दूर, रोशनी जो लाती है दिल में नूर, रोशनी जो दिखाती है रास्ता। ये है रोशनी का कारवां। नमस्कार, आदाब। मेरा नाम है अरशद इकबाल और हमारे साथ हैं ये सलीमा रजा। अरशद, ये क्या हो रहा है तुम्हें? मुझे पता नहीं क्यों सुबह से हिचकी आई जा रही है। हिचकी आ रही है? अच्छा, मैं तुम्हें बताती हूँ तरकीब इसकी। जल्दी से कोई ना कोई तुम्हें याद कर रहा है, उसका नाम ले लो तो हिचकी बंद हो जाएगी। मैं कैसे इतने सारे लोगों का नाम ले सकता हूँ? मैंने बहुत से लोगों के नाम लिए हैं। हाँ। मगर मैं तुम्हें बताऊं, सबसे इम्पोर्टेंट नाम जो आज तुम्हें लेना चाहिए था, कौन तुम्हें याद कर रहा है? अरे अरशद, आई वे रोशनी का कारवां के श्रोता याद कर रहे हैं तुम्हें और हमें। ठीक हो गई ना? ठीक हो गई। बिल्कुल सही कहा, बिल्कुल सही कहा। हाँ, तो चलिए दोस्तों, अब आपकी मुलाकात हमारी आज की मेहमान से कराई जाए। दोस्तों, हमारे आज के मेहमान हैं दिल्ली की प्रियंका कक्कड़, जो कि एक सीनियर सेल्स एग्जीक्यूटिव के तौर पर एक प्रतिष्ठित ट्रैवल एंड टूर कंपनी में काम करती हैं। हम आपको ये बता दें कि प्रियंका 4 साल की छोटी उम्र में ही अपनी आंखों की रोशनी खो चुकी थी, पर इसके कारण उन्होंने कभी भी अपने आप को अपनी मंजिल से भटकने नहीं दिया। प्रियंका से उनके जीवन से जुड़े और पहलुओं के बारे में जानेंगे हमारे साथी जॉर्ज इब्राहिम। नमस्कार प्रियंका जी, आपका हमारे कार्यक्रम में स्वागत है। आप एक ट्रैवल एजेंसी में काम करते हैं, तो आपका जो काम है ट्रैवल एजेंसी में, ये थोड़ा उसके बारे में बताएंगे आप? मैं एक ट्रैवल एजेंसी में काम करती हूँ और हम लोग इधर पैकेजेस सेल करते हैं। जो लोग इंडिया से बाहर जाना चाहते हैं, उनको जहाँ पे भी जाना है, जैसे यूरोप, एशिया, साउथ ईस्ट एशिया की कंट्रीज या यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, मॉरिशस, तो उनको वहाँ के लिए बुकिंग की हेल्प चाहिए होती है और वो उनको हेल्प देने के लिए हम लोग सारी सर्विस प्रोवाइड करते हैं। जैसे टिकट्स उन्होंने लेने हैं या होटल बुकिंग्स उन्होंने लेने हैं, उधर उनको कहाँ घूमने जाना है और एयरपोर्ट उतर के होटल जाना या आना, वो सारे हम उनको हेल्प करते हैं। तो प्रियंका, आप दृष्टिहीन रहे हैं और आप दृष्टिहीन हैं, तो आपने पहली बात ये टूरिज्म और ट्रैवल कैसे चूज किया? मेरे को ये ट्रैवल एंड टूरिज्म लाइन इसलिए बहुत पसंद थी क्योंकि इसमें ज्योग्राफी एक मेन सब्जेक्ट होता है जिसको बहुत हाईलाइट किया जाता है। और जब मैं पढ़ रही थी स्कूल डेज में, मेरे को ये सब्जेक्ट बहुत अच्छा लगता था, ज्योग्राफी। और अलग अलग जगहें हैं जो जैसे पूरे इंडिया में या पूरे वर्ल्ड में, मुझे इन सब जगहों के बारे में नॉलेज गैदर करनी और इन सब जगहों के बारे में पढ़ना, इन जगहों में क्या है देखने लायक चीज़ें, वो मुझे बहुत इंटरेस्ट करती थी। तो ट्रैवल एंड टूरिज्म में ये चीज़ बहुत मायने लगती है, तो इसलिए मैंने ट्रैवल एंड टूरिज्म ऑप्ट किया कि मुझे ये वाली लाइन में ही जाना है और इस लाइन में ही काम करना है। मैं जानना चाहूँगा कि जब आप ट्रैवल एंड टूरिज्म पढ़ रहे थे, तो ये जो आपका जो आँख का प्रॉब्लम है, तो पढ़ाई और ये टूरिज्म का जो कोर्स है, ये करने में आपके चैलेंजेस क्या थे और उसको आपने कैसे सॉल्व किया? मुझे एडमिशन तो कोर्स में मिल गई थी। मेरे उस टाइम सीता एकेडमी में जो प्रिंसिपल थी मिसेस प्रीति आनंद, उन्होंने मुझे हेल्प किया कि उन्होंने मुझे चांस दिया बेसिकली कि मैं इस एकेडमी में एडमिशन लूं और यहाँ कोर्स के लिए पढ़ने आऊँ। पर इसके बाद सबसे बड़ा चैलेंज ये था कि मुझे कहीं जॉब मिल पाएगी या नहीं मिल पाएगी। पर फिर ये था कि कोर्स ख़त्म किया और मैंने कोर्स में सारे एग्ज़ाम्स वगैरह सब अच्छे मार्क्स के साथ पास ऑन किए और उसके बाद कुछ ट्रैवल एजेंसीज़ में, कंपनीज़ में अप्लाई किया। तो फिर वहाँ इंटरव्यूज़ के लिए गए और वहाँ ओनर्स को डायरेक्टली मिले। उन्होंने जब देखा कि हमने क्या कोर्स किया है और हमें क्या नॉलेज है, और इंटरव्यू वगैरह काफ़ी हुए और उसके बाद मैंने एक ट्रेनिंग के हिसाब से स्टार्ट किया था जॉब, और उसमें मैंने बेस्ट प्रूफ किया, रेगुलर रहे ऑफिस में, जो भी काम आता था वो काम पूरा किया। तो इस हिसाब से मेरी जॉब कंटिन्यू रही। ट्रैवल एंड टूरिज्म में काफ़ी डिटेल्स हैं, जैसे कि टिकट के रेट्स हैं,
नो, ये सब जानकारी और फिर डे टू डे ऑपरेशंस जहाँ पर आपको डेटा पढ़ना होता है, और तो यहाँ पर आप कैसे मैनेज करते हैं? आजकल इस चीज़ की सुविधा ऐसे है, कंप्यूटर पे मैंने काम किया स्क्रीन रीडिंग सॉफ्टवेयर के साथ, जो जॉज होता है वो कंप्यूटर पे जो भी रिटन मैटर होता है वो बोलता है और उससे हमें सब पता लगता है। तो ये जो सारी इंफॉर्मेशन है, जैसे एयर फेयर्स, होटल टैरिफ्स या और जो सब रिजॉर्ट्स और नई नई एयरलाइंस आ रही हैं उनके बारे में जानकारी, ये सब ऑनलाइन होती है आजकल, या इनके सॉफ्ट कॉपीज़ होते हैं। तो वो जैसे जैसे कंप्यूटर्स पे आते हैं वो मैं पढ़ती हूँ और अपने आप को उसके हिसाब से अपडेट रखती हूँ। तो कस्टमर्स जब आपके आमने सामने आ जाते हैं, कुछ आपका कुछ अनुभव हुआ, वो चौंक जाते हैं कि जो मुझे सर्व कर रहे हैं वो दृष्टिहीन है? ये एक्सपीरियंस मेरा 6.5-7 साल हो गए है इस चीज़ को जी। और इसमें अनुभव ऐसा रहा है कि मेरे को ये काम अपना बहुत पसंद है। चैलेंजेस तो रोज आते हैं, कभी क्लाइंट्स की तरफ से, कभी ऑफिस की तरफ से, तो मेरे को उन हर चैलेंज को, हर ऑब्स्टिकल को ओवरकम करने में दिक्कत आती है, पर साथ ही साथ अच्छा भी लगता है, क्योंकि हर एक दिक्कत को सामना करा जाए तो नई चीज सीखने को मिलती है। हम जो चलने लगे हैं ये रास्ते, मंजिल से बेहतर लगने लगे हैं ये रास्ते। खो जाए हम यूं लापता, मीलों चले जाना कहाँ ना हो पता। हम जो चलने लगे हैं ये रास्ते, मंजिल से बेहतर लगने लगे हैं ये रास्ते। बैठे बैठे ऐसे कैसे कोई रास्ता नया सा मिले, चले मैं भी चलूं, होंगे कम ये तभी फासले। तेरा मेरा ना हो किसी से वास्ता, मीलों चले जाना कहाँ ना हो पता। हम जो चलने लगे हैं ये रास्ते। तो गाने के बाद प्रियंका जी, हम आपके स्कूलिंग के बारे में थोड़ा जानना चाहेंगे। आप मेन स्ट्रीम स्कूल में पढ़े थे, आपका अनुभव उसमें कैसा रहा? मैं पहले नेशनल एसोसिएशन फॉर द ब्लाइंड में जाती थी, और उसके बाद एक मेन स्ट्रीम स्कूल की एजुकेशन बहुत इम्पोर्टेंट होती है, क्योंकि ब्लाइंड स्कूल में तो सिर्फ एक सपोर्ट होती है कि अब आगे बढ़ना है और इस प्रॉब्लम को ओवरकम करना है। इधर मैंने स्प्रिंगडेल्स में एडमिशन लिया, 5th स्टैंडर्ड से मेरा यहाँ पे स्कूल में एडमिशन शुरू हुआ, और यहाँ पे मेरी प्रिंसिपल थी मिसेस ज्योति बोस, और सारी बाकी टीचर्स से मुझे काफ़ी हेल्प मिलते रहती थी। और घर में मेरी मदर मुझे रीड करके सुनाती थी, और मैं उस सब को याद करती थी, और जब जो टेस्ट या एग्जाम्स होते थे उसके लिए मुझे स्कूल एक रीडर और राइटर प्रोवाइड कर देता था। जी। तो प्रियंका, आप एक फुल टाइम प्रोफेशनल हैं अभी ट्रैवल एजेंसी में, तो आपका फ्री टाइम भी होता होगा जहाँ पर आप कुछ करते होंगे, तो आपके शौक क्या हैं जो आप अपने फ्री टाइम में करते हैं? मेरे सारे शौक ऐसे हैं कि मुझे बाहर घूमना बहुत अच्छा लगता है, जो भी जैसे नए नए शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, शॉपिंग मॉल्स आ रहे हैं वहाँ जाना, घूमना, कहीं मूवीज के लिए जाना, और कहीं कोई एग्जीबिशंस हैं उधर जाना, मुझे ये सब अच्छा लगता है। और सोशलाइज करना लोगों के साथ, नए नए लोगों से मिलना, और बाकी और इंडस्ट्रीज के बारे में जानना थ्रू इंटरनेट, मुझे वो अच्छा लगता है। तो भविष्य में आपका प्लान क्या है? अगले 10 साल के बाद आप प्रियंका कक्कड़ कहाँ पर होगी? अभी इतना आगे का तो कुछ प्लान कर नहीं सकते हैं, कुछ सोच नहीं सकते हैं, पर ट्रैवल इंडस्ट्री जहाँ पे भी बेस्ट टॉप में लेके जाएगी वहाँ जरूर जाएंगे।
बहुत बहुत शुक्रिया प्रियंका, आपने हमारे स्टूडियो में आए, हमसे बात किया, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। आँख और दृष्टिहीनता से जुड़ी किसी भी तरह की जानकारी के लिए आप हमें 09968329329 पर सोमवार से शुक्रवार के बीच सुबह 11 बजे से शाम 5 बजे तक कॉल कर सकते हैं, या हमारी वेबसाइट www.eyeway यानी EYEWAY.org पर विजिट करें। Eyeway, ये है रोशनी का कारवां। दोस्तों, आज जिस शख्सियत के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं वो फिर एक बेहतरीन उदाहरण है इस बात के कि सच्ची लगन और कुछ कर गुजरने के जुनून की कोई सीमा नहीं होती। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं जर्मनी के एक साइंटिस्ट बर्खार्ड हाइम की, जिनकी मल्टीपल डिसेबिलिटीज भी फिजिक्स पढ़ने के उनके बेपनाह जज्बे के आड़ नहीं आ सकी। इस गजब की इच्छा शक्ति वाले इंसान के बारे में बताने के लिए स्टूडियो में आज हमारे साथ मौजूद हैं सिमरन। सिमरन यानी मेरा मतलब है जूनी अख्तर बेग। मैंने पकड़ लिया। तो बोलो कौन? इट्स नन अदर देन काजोल द एक्ट्रेस। बर्खार्ड हाइम 1925 में जन्मे जर्मनी के बर्खार्ड हाइम का बचपन से ही एक सपना था कि वो बड़े होकर एक ऐसा तरीका इजाद करें जिससे अंतरिक्ष में जिया जा सके, और यही सपना था जिसने बर्खार्ड हाइम को प्रोत्साहित किया यूवी फील्ड थियरी को बनाने में, जिसका लोकप्रिय नाम हाइम थियरी है। इसके साथ ही हाइम का रुझान बायोलॉजी और एक्सप्लोसिव केमिस्ट्री की ओर भी था, जिसके चलते दूसरे विश्व युद्ध के दौरान नाज़ीज़ ने उन्हें 1944 में एक केमिकल टेक्नीशियन के तौर पर नियुक्त किया था। दुर्भाग्यवश लैबोरेटरी में हुए एक धमाके में उन्होंने अपने दोनों हाथ खो दिए और आंखों की लगभग पूरी रोशनी गंवा दी। उनकी सुनने की शक्ति भी कम हो गई। इस दर्दनाक हादसे से 19 वर्षीय बर्खार्ड का जीवन जैसे रुक गया और उन्होंने हर चीज से अपना नाता तोड़ लिया। पर हाइम ने जल्दी ही हिम्मत जुटाई और अपनी फिजिक्स की प्रबल जिज्ञासा के बलबूते 1954 में मेन डिप्लोमा के साथ फिजिक्स की अपनी पढ़ाई पूरी करके एक फिजिसिस्ट बन गए। हाइम ने पाया कि आइंस्टाइन की थियरी ऑफ रिलेटिविटी का अध्ययन करते समय अपने शरीर और मन का दर्द भूल जाते थे। उन्होंने 1958 में अपना खुद का इंस्टीट्यूट खोला, जहां उन्होंने ग्रेविटेशनल थियरी से संबंधित एक्सपेरिमेंट्स किए। उनकी याददाश्त इतनी तेज हो गई कि एक बार फॉर्मूला सुनने पर वो उसे याद कर लेते थे। यहाँ तक कि कोई भी भाषा सीखना उनके लिए बस कुछ ही दिनों का काम था। 2001 में बर्खार्ड हाइम स्वर्ग सिधार गए, परंतु उनकी वैज्ञानिक उपलब्धियों के लिए आज भी उन्हें याद किया जाता है। अपनी इन शानदार उपलब्धियों से बर्खार्ड हाइम ने ये साबित कर दिया कि कोई भी शारीरिक असमर्थता आपको आपके लक्ष्य पाने से रोक नहीं सकती। मैं हूं टॉम ऑल्टर और हर बुधवार की शाम को 9 बजे इसी स्टेशन पर आप सुन सकते हैं आईवे, ये है रोशनी का कारवां। दोस्तों, हम में से कई लोगों का ये मानना है कि अगर कोई भी आंशिक रूप से या पूरी तरह से दृष्टिहीन है तो उसका अकेले बाहर जाना आना, सड़कों पे चलना जरा मुश्किल है, बल्कि नामुमकिन ऐसा समझते हैं। बात तो आप सही कह रहे हैं, पर शायद इन लोगों को ये नहीं मालूम कि हमारे आसपास ऐसे कितने ही ब्लाइंड लोग हैं जो रोज अपने काम से अकेले ही अपने शहर के अंदर या उससे बाहर भी सफर करते हैं।
और वो भी पूरे आत्मविश्वास, सेल्फ कॉन्फिडेंस के साथ और खूब आनंद उठाते हुए, लुत्फ लेते हुए। तो दोस्तों चलिए क्यों ना आज हम कुछ ओरिएंटेशन और मोबिलिटी स्किल के बारे में जानें, जिसकी सहायता से एक दृष्टिहीन व्यक्ति कहीं भी आने जाने के लिए पूरी तरह से आत्मनिर्भर हो सकता है। व्यक्ति की आत्मनिर्भरता ही उसके विकास की अहम भूमिका बनाती है, और इस बारे में बताने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं मंजुला गुलाटी, जो कि दिल्ली के एक मेन स्ट्रीम स्कूल में पॉलिटिकल साइंस टीचर हैं। जन्म से ही ब्लाइंड मंजुला एशियन ब्लाइंड यूनियन विमेंस कमेटी की अध्यक्षा भी हैं, और इसके साथ ही वो ऑल इंडिया कॉन्फेडरेशन ऑफ द ब्लाइंड यानी AICB न्यू दिल्ली के साथ उनका गहरा नाता भी है। मंजुला गुलाटी से बातचीत करेंगे हमारे साथी प्रणय गड़ोदिया। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे एडवाइस सेक्शन में। मंजुला जी नमस्कार। नमस्कार। मंजुला जी, सबसे पहले हमें ये बताएं कि ओरिएंटेशन और मोबिलिटी स्किल्स का मतलब क्या होता है एक दृष्टिहीन व्यक्ति के परिप्रेक्ष्य में? किसी भी दृष्टिबाधित व्यक्ति के लिए गुड ओरिएंटेशन और मोबिलिटी का मायना ये है कि हम अपने घर के भीतर और घर के बाहर चौकन्ने रहकर पूरे ध्यान से अपने कार्यों को इंडिपेंडेंटली कर सके। पर ये बताएं कि ये जो इंडिपेंडेंस है, ये जो आत्मनिर्भरता है, ये कितनी मुमकिन है? मेरे हिसाब से ये काफ़ी हद तक मुमकिन है, क्योंकि देखिए वैसे तो समाज जो है वो कोई भी व्यक्ति पूरी तरह से इंडिपेंडेंट नहीं है, लेकिन फिर भी हम काफ़ी हद तक अपने कार्यों को कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल रोज़मर्रा के जो हमारे कार्य हैं, मार्केट का कार्य है, या हम अपने घर से जहाँ जॉब करते हैं, जहाँ पढ़ाई करते हैं, उस जगह तक हमें पहुँचना है, स्टेशन तक जाना है, एयरपोर्ट तक जाना है, तो हम काफ़ी हद तक कर सकते हैं। हाँ, ये बात सही है कि हमें बीच बीच में मदद की ज़रूरत पड़ती है। घर के लिए ओरिएंटेशन से मतलब ये है कि देखिए एक सामान्य व्यक्ति जो है, यदि वो घर में कार्य करता है तो अपना सामान कहीं पर भी रख देता है और उसको उठा लेता है। तो एक दृष्टिबाधित व्यक्ति जो है अपने घर के रोज़मर्रा के सामान को एक पेट जगह पर रखता है, वहीं से उठा लिया। तो आप इंडिपेंडेंटली अपने घर की देख रेख, बच्चे पालना, रसोई का कार्य, कपड़े धोना, मतलब घर का तमाम कार्य जो है हम कर सकते हैं। राइट। क्यों ना आप अपने आम जीवन में से एक उदाहरण लेके बताएं। जैसे हम जानते हैं कि आप ऑफिस जाती हैं, अकेली जाती हैं 2-3 किलोमीटर पैदल। ये अगर आप एक्सप्लेन करें कि किस तरह से आप क्लूज, लैंडमार्क्स, टर्न्स को इस्तेमाल करती हैं अकेली जाने के लिए। और दोस्तों, आपसे गुजारिश है कि मंजुला जी के इन तरीकों को आप ध्यान से सुनें, ताकि इन तरीकों को आप अपने इंडिपेंडेंट मोबिलिटी के लिए इस्तेमाल कर सकें। आपने खैर घर से स्कूल तक का सफर पूछा, तो इसमें मैं आपको ये बताती हूँ कि मेरा घर है नानकपुरा में और मेरा स्कूल है मोतीबाग 1 में। तो रास्ता तकरीबन 2.5-3 किलोमीटर के आसपास का है और बीच में रिंग रोड भी आती है, जिसको कि मैं पैदल तय करती हूँ। तो मैं जब घर से निकलती हूँ तो मेन रोड तक पहुँचती हूँ, तो हमारे घर की जो स्ट्रीट है वो जहाँ पर ख़त्म होती है, वो स्ट्रीट थोड़ी सी नीचे है, और जो गेट है, जो मेन साउथ कैंपस की रोड है, वो थोड़ी सी ऊंचाई पर है। तो मुझे पता चल जाता है कि गेट आ गया, और प्लस ट्रैफिक की आवाज़ से मुझे अंदाज़ा हो जाता है कि मैं मेन रोड पर पहुँच गई हूँ। ओके। उसके बाद मैं राइट टर्न लेती हूँ, फुटपाथ के सहारे चलती रहती हूँ। थोड़ा सा आगे चलने पर फुटपाथ थोड़ा सा आगे बढ़ा हुआ है, तो मेरी स्ट्रिक जो है वो फुटपाथ से टकराती है, तो मुझे पता चल जाता है कि मैं बस स्टैंड के करीब आ गई हूँ। राइट। वहां से मैं हल्का सा लेफ्ट लेते हुए सीधा नहीं, थोड़ा सा आगे चलती हूँ फुटपाथ के सहारे। जहाँ फुटपाथ खत्म होता है वहां से 4-5 कदम आगे चलने के बाद मेरे लेफ्ट साइड में एक 5-5.5 फुट की दीवार बनी हुई है। वहां से मैं सर्विस लेन में चली जाती हूँ। जो मैं आपको दीवार बता रही हूँ, उस दीवार के सहारे, उस दीवार से अपनी व्हाइट केन को चलाते हुए मैं आगे चलती जाती हूँ। आगे मुझे राइट टर्न लेना होता है, तो लेकिन राइट साइड में क्या है कि थोड़ा कच्चा पक्का रास्ता है, तो अब मुझे नहीं पता चलता है कि कहाँ से मुड़ना है, क्योंकि वहाँ कोई स्पीड ब्रेकर भी नहीं है, कुछ और भी ऐसा नहीं है। तो मैं वहाँ तक पहुँचने के बाद अंदाजन ट्रैफिक की आवाज़ सुनती हूँ। ट्रैफिक इन द सेंस कि कोई स्कूटर जा रहा है, कोई बाइक जा रही है, कोई इस तरह से मेरे को पता चल जाता है अगर कोई आ रहा हो, या लोगों की पाँव की आवाज़ सुनती हूँ। 2 लोग आ रहे हैं तो वो बातें करते हुए आ रहे हैं, तो उनकी आवाज़ सुनती हूँ, तो मुझे पता चल जाता है कि अब मुझे राइट में टर्न करना है यहाँ से। तो मैं वहाँ से राइट टर्न कर लेती हूँ। अब मैं लेफ्ट साइड में ही रहती हूँ। 1 मिनट मंजुला जी, प्लीज ये बताएं कि आपको कैसे पता चलता है कि आप रोड के लेफ्ट साइड में चल रही हैं और रोड के बीच में नहीं चल रही हैं? जब मैं स्ट्रिक हम चलाते हैं
तो हम स्टिक लेफ्ट राइट करके चलाते हैं। तो राइट साइड जब मेरी रोड पर होती है बिल्कुल कोने में, और लेफ्ट साइड जो है जब मैं लेफ्ट में करती हूँ अपनी स्टिक को, तो वो रोड के नीचे होती है। तो मुझे ये अंदाजा रहता है कि मैं रोड के कॉर्नर पर चल रही हूँ। ओके। तो मैं लेफ्ट में ही रहती हूँ, और लेफ्ट में जब मैं रोड के एज पर पहुंचती हूँ, वहां पर CPWD की इंक्वायरी है जिसका बाहर फर्श बना हुआ है। तो राइट साइड में जब मेरी स्टिक घूमती है तो वो रोड पर होती है, और लेफ्ट साइड में जब मेरी स्टिक घूमती है तो वो फर्श पर होती है, और वहां पर एक स्पीड ब्रेकर है। और दोस्तों, आपको फर्क महसूस होगा जब आप व्हाइट केन से रोड पर टक करेंगे और इस तरह के सीमेंट के फर्श पे टक करेंगे, आवाज में भी और अपने हाथ में उसको फील भी होगा। तो ये तो खैर मेरा हुआ लगभग 1.5-2 किलोमीटर का रास्ता। तो इसी तरह से चलते रहते हैं तो क्लूज मिलते रहते हैं। हालांकि रोड पर कई बार झाड़ियां भी मिल जाती हैं, वो आंखों में टकराती हैं, वो भी हमारे लिए कई बार एक क्लू होता है। होल होते हैं, वो भी, उसमें भी कई बार गिरने का खतरा होता है। तो वो सारे क्लूज होते हैं हमारे लिए। तो इस तरह से हम चलते रहते हैं। दोस्तों, इन क्लूज और लैंडमार्क्स के साथ में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज होती है व्हाइट केन यानी एक सफेद छड़ी। सफेद छड़ी 2 प्रकार की हो सकती है, एक लॉन्ग केन यानी 1 पीस पूरी छड़ी, और दूसरी होती है फोल्डिंग यानी कि 4 या 5 एल्यूमिनियम के पाइप्स में बीच में इलास्टिक डालकर इसे जोड़ा जाता है, और इसे फोल्ड करके आप बैग में रख सकते हैं। और ये केन आप अपने पास की किसी भी संस्था से ले सकते हैं जो दृष्टिहीन लोगों के साथ काम करती है। मंजुला जी, क्यों ना आपकी पसंद का एक गाना सुना जाए आज? मेरी पसंद का एक गाना हो सकता है नसीब फिल्म का चल चल मेरे भाई। बड़ा इंस्पायरिंग गाना है। जब तक प्यार से मानोगे तो कोई मानेगा नहीं, जब उसको धमका दोगे तो एकदम सीधा हो जाएगा। चल फोड़ना, चल जा। चल मेरे भाई, चल चल मेरे भाई, तेरे हाथ जोड़ता हूँ, तेरे पाँव पड़ता हूँ। चल मेरे भाई, चल चल मेरे भाई, तेरे हाथ जोड़ता हूँ, तेरे पाँव पड़ता हूँ। चल मेरे भाई, जान हुआ आवारा, सुबह का निकला तारा। चल मेरे भाई, अबे हट। चल चल मेरे भाई, तेरे हाथ जोड़ता हूँ, तेरे पाँव पड़ता हूँ। चल मेरे भाई। तू क्या समझ रहा है बे? मैं शराब पिया? साले दूंगा खींच के अभी। चल जा। बड़ा होके छोटे में रोक डालता है। हाँ, नहीं आता है ना, नहीं आता है ना, तो जा। मैं भी नहीं जाता। कट्टी बोल दिया ना, कट्टी कट्टी कट्टी। मजे से चलो दोस्तों, आत्मनिर्भरता से चलो, डरो मत। मंजुला जी, जाते जाते एक आखिरी सवाल, उन लोगों को आप क्या सलाह देना चाहेंगी जो आंशिक या पूरी तरह दृष्टिहीन होने के कारण घर में रहते हैं और अपने बाहर के कामों के लिए दूसरों पर निर्भर रहते हैं, और उनके घर वाले भी उन्हें प्रेरित नहीं करते अकेले जाने के लिए? दृष्टिहीनता को स्वीकार करें। आप ये मानकर चलें कि जो काम दृष्टिवान कर सकते हैं वो दृष्टिबाधित भी कर सकते हैं। थोड़ी सी टेक्निक्स फर्क होती हैं, तरीके फर्क होते हैं, और अपने आसपास जो दृष्टिबाधितों की संस्थाएं हैं वहां से मोबिलिटी और ओरिएंटेशन का ट्रेनिंग लें। ये कोई ज्यादा ट्रेनिंग नहीं है, एक दिन में 2 घंटे का होता है या कई बार 1 घंटे का होता है। 2-3 महीने में आप अच्छे से ट्रेंड हो जाते हैं। क्योंकि देखिए, जिसकी नजर कम होती जा रही है वो व्यक्ति चश्मा भी तो लगाता है, चाहे वो सामान्य की श्रेणी में ही क्यों ना आए। या अगर मैं दूसरा उदाहरण दूं, वैष्णो देवी जाते हैं तो सबके हाथ में डंडे होते हैं क्योंकि वहां उन पर उनकी जरूरत है। इसी तरह से व्हाइट केन भी हमारी जरूरत है। हमें व्हाइट केन को इस्तेमाल करना है। इसको पकड़ने में शर्म महसूस नहीं करनी है। बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया ये सारी बातचीत के लिए मंजुला जी। शुक्रिया। अधिक जानकारी के लिए हमारे iWay हेल्प डेस्क 09968329329 पर सोमवार से शुक्रवार के बीच सुबह 11 बजे से शाम 5 बजे तक हमें कॉल कर सकते हैं, या हमारे वेबसाइट www.iway यानी EYEWAY.org पर विजिट करें। iWay, ये है रोशनी का कारवां। अब तैयार हो जाइए एपिसोड 42 में पूछे गए हमारे सवाल का जवाब जानने के लिए। हमने आपसे पूछा था कि ब्लाइंड स्टूडेंट्स टेलर फ्रेम को किस उद्देश्य के लिए इस्तेमाल करते हैं। आपके ऑप्शंस थे ए, कपड़े सीने के लिए, बी, बेसिक और हायर मैथमेटिक्स करने के लिए, या सी, मोमबत्तियां बनाने के लिए। और आपके सवाल का सही जवाब है ऑप्शन बी,
यानी बेसिक और हायर मैथमेटिक्स करने के लिए। एपिसोड 42 के लकी विजेता का नाम बताएंगे हमारे साथी, वो सिद्धार्थ डडवाल। सिद्धार्थ जी इधर आइए। जी हाँ अर्शद जी, मैं आ गया हूँ एपिसोड नंबर 42 के विजेता का नाम लेके फिर से एक बार। एपिसोड नंबर 42 के जो विजेता हैं दोस्तों, उनका नाम है पूनम, जयपुर राजस्थान से। पूनम जी, आपको अपना इनाम बहुत बहुत मुबारक हो। दोस्तों, क्या आप जानते हैं जिस तरह विद्यार्थी अपने गणित के सवालों का जवाब कॉपी पे लिख के स्टेप बाय स्टेप करके निकालते हैं, ठीक उसी तरह दृष्टिहीन व्यक्ति भी टेलर फ्रेम की मदद से इन्हीं गणित के सवालों का जवाब लिखकर टेलर फ्रेम में निकाल सकते हैं। और जब उन्हें परीक्षा में अपने राइटर को डिक्टेट करना होता है तो टेलर फ्रेम पे स्टेप बाय स्टेप करके वो अपने राइटर को डिक्टेट कर देते हैं। और टेलर फ्रेम की मदद से न केवल आप अर्थमेटिक कर सकते हैं बल्कि अलजेब्रा भी कर सकते हैं। प्यारे 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 दोस्तों, तो अब चलते चलते आपसे हमारा आज का यानी एपिसोड 48 का सवाल भी पूछ ही लिया जाए, वरना कहीं आपको बुरा ना लग जाए। मैं पूछूं? आप पूछेंगे? नहीं, आप बोल दो, मैं पूछ लूं। नहीं, आप बोल दो, चलो बोलो। CBSE, जिसका पूरा नाम सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन है, के नियमों के अनुसार परीक्षा में एक दृष्टिहीन छात्र को कितना समय अधिक दिया जाता है? आपके ऑप्शंस हैं A 3 घंटे, B 2 घंटे या C 1 घंटा। As per the rules of CBSE, that is Central Board of Secondary Education, how much extra time is allowed in their examination to a blind student? Option A 3 hours, option B 2 hours and option C 1 hour. और याद रखिए कि जवाब भेजते समय अपना नाम, पूरा पता और एपिसोड नंबर जरूर लिखें, वरना आपकी एंट्री वैलिड नहीं मानी जाएगी। इस सवाल का जवाब 7 दिनों के अंदर हमें इस पते पर लिख भेजिए। प्रोग्राम आई वे ये है रोशनी का कारवां, केयर ऑफ स्कोर फाउंडेशन, पोस्ट बैग नंबर 3903, न्यू दिल्ली 49। आप हमें SMS भी कर सकते हैं। नंबर नोट कर लीजिए 09968329329 और आप अपना जवाब ब्रेल में भी भेज सकते हैं, या हमारी ईमेल आईडी भी नोट कर लें, radio@iway.org पर लिखिए। प्यारे प्यारे श्रोताओं, इसी के साथ अब हमें इजाजत दीजिए। अगले हफ्ते इसी शो पर फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए खुदा हाफिज। ये है रोशनी का कारवां। इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे राजीव गांधी फाउंडेशन, टेक महिंद्रा फाउंडेशन और स्कोर फाउंडेशन। ये है रोशनी, रोशनी, रोशनी का कारवां, रोशनी। ये है रोशनी का कारवां।